हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। आज हम लोग देखेंगे बिहार का करेंट अफेयर्स, क्योंकि बिहार का करेंट अफेयर्स से प्रश्नों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो 70 बीपीएससी के लिए यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। करेंट अफेयर्स की वैल्यू भी आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे बिहार में जितने भी हो रहे घटना जो है उससे जो प्रमुख जो प्रश्न बने हैं उसी को हम लोग अभी देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। और आपको पता होगा कि शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्ज़ाम हुआ। अभी आने वाले समय में आपको 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार पुलिस वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम है, बहुत सारे अभी वैकेंसी भी आने वाला है। तो करेंट अफेयर्स को एक दिन या 2 दिन या 2-4 महीने में नहीं पूरा किया जा सकता, इसके लिए टाइम लगता है। इसीलिए अगर तैयारी आप प्रारंभ कर दिए हैं तो अभी से ही न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का अध्ययन करिए, आपका करेंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न हो जाता है कि वर्ष 2024 में बिहार राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 में बिहार राज्य के किसके लिए? तो गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया। 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया। अभी लास्ट डेट ख़त्म हो गया है, 30 तक उद्यमी योजना को भरने का डेट था, लास्ट डेट ख़त्म हो गया है। तो इसी सिलसिले में बिहार सरकार ने बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, सरकार ने एक पहल की। लघु उद्यमी योजना के तहत यह पैसे उनको दिया जाता है जो स्वयं रोजगार करना चाहते हैं, और इसके लिए 2023-24 और 24-25 दोनों को ऐड करेंगे तब आपको लगेगा कि बिहार सरकार ने 1250 करोड़ रुपए दिए हैं, इनके लिए स्वीकृति दी गई है। किसके तहत? तो बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दिया गया है। अगर हम लोग वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को देखेंगे तो उस समय बिहार सरकार ने 250 करोड़ की स्वीकृति दी और 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1250 करोड़ रुपए हो जाता है। और यह दिया गया लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत, यानी कि बेरोजगारी दर को कम करने के उद्देश्य से यह पहल बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर आपको लघु उद्यमी योजना का अगर लाभ मिलता है तो 50% आपको देना है और 50% आपको सब्सिडी के तौर पे बिहार सरकार आपको छोड़ देगी। तो ये सब चीज़ें था यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ से भी प्रश्न एक बार पूछा हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से देखेंगे, बिहार से ही सब रिलेटेड प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर, डेट भी याद रखना जरूरी है, किस वर्ष की बात किया जा रहा है। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों को या कर्मचारियों को या कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? प्रश्न है, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारी और कितने कर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 कर्मियों को, 25 कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे भारत से पुलिस, होमगार्ड, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के कुल 1132 कर्मचारियों को
वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें पूछा जा सकता है कि बिहार से कितने लोगों को सरकार ने क्या किया, सम्मानित किया। तो 25 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे जेपी गंगापथ। तीसरा हम लोग देखेंगे जेपी गंगापथ। मरीन ड्राइव का नाम है, पटना में जो मरीन ड्राइव बना है उसका नाम है जेपी गंगापथ के किनारे स्थापित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। मतलब मरीन ड्राइव के जो आप किनारे जो घूमते हैं, तो वही प्रश्न कहता है कि जेपी गंगापथ जो है उसके किनारे स्थापित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टैचू ऑफ विजडम, इनकी जो स्टैचू है यहाँ पे बनाई जाएगी। प्रश्न एक बार और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी गंगापथ यानी कि मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, देख लीजिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय है। महादेव सहाय है। और इन्होंने, चलिए और भी थोड़ा सा देख लीजिए, 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का जो नेतृत्व हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ही हुआ था। यहाँ पे 1919 में जब रोलैक्ट एक्ट लागू हुआ, 1919 में जब रोलैक्ट एक्ट लागू हुआ है ना, रोलैक्ट एक्ट जब लागू हुआ तो इसी के विरोध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी। 1919 में इन्होंने वकालत छोड़ दी। और एक चीज़ और भी यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, 1930 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1930 में। अच्छा, 1939 की अगर बात किया जाए तो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन पटाभी सितारमैया और महात्मा गांधी के बीच में तनाव पैदा हो गया। इसी तनाव को कम करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। तब 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद यहाँ पे और भी देख सकते हैं, 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और ये 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। 1962 में ही इनको भारत रत्न से नवाजा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन भी है, यहाँ पे देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टैचू ऑफ विजडम जो 243 मीटर ऊंची जेपी गंगापथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी और यह प्रतिमा गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी से 61 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 162 मीटर जो है ऊंची प्रतिमा स्टैचू जो बनाया गया, उससे कहीं ज़्यादा कितना 61 मीटर ऊंचा होगा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 4 नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल है ना। कहता है कि भारत में, प्रश्न कहता है कि भारत में बाल विवाह से संबंधित लैसेंट अध्ययन के अनुसार, पूछा जा सकता है किसके अध्ययन के अनुसार, तो लैसेंट अध्ययन के अनुसार कौन से राज्य में सर्वाधिक सामूहिक बाल विवाह होते हैं। 4 नंबर सवाल हो जाएगा। पूछा जाए भारत में बाल विवाह से संबंधित रिपोर्ट भी देखिए, लैसेंट अध्ययन यानी कि लैसेंट रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है यहाँ पे कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सामूहिक बाल विवाह होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार हो जाएगा। 4 का आंसर हो जाता है सी, बिहार में सर्वाधिक सामूहिक बाल विवाह होते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे ज़रूरी है जो रिपोर्ट है उसको याद रखिएगा। लैसेंट अध्ययन के अनुसार कहा जा रहा है भारत में समग्र रूप से बाल विवाह में कमी आई है और भारत में सामूहिक बाल विवाह वाले टॉप राज्य हैं, जिसमें टॉप राज्य में पहला राज्य बिहार हो जाएगा, जिसमें 16.7% सामूहिक बाल विवाह होते हुए देखा गया। उसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है 15.2% और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा और चौथा स्थान महाराष्ट्र का है 8.2%। यानी कि सामूहिक बाल विवाह में जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो बिहार में होते हैं और बिहार का परसेंटाइल भी आप देख सकते हैं 16.7% है। उसके बाद दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का 15.2%, उसके बाद तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का 12.5% और चौथा स्थान जो आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र का है 8.2% हो जाता है। और ये किसके अनुसार कहा जा रहा है, लैसेंट अध्ययन के अनुसार कहा जाता है कि सामूहिक बाल विवाह में टॉप स्थान पे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर सवाल हो जाएगा हमारा, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम के विरुद्ध कौन से देश की टीम थी। किसके विरुद्ध, तो भारतीय टीम के विरुद्ध पूछा जा रहा है कौन सा देश था यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। आप लोगों को खेल में बहुत इंटरेस्ट होगा तो आराम से ये प्रश्न बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, नीदरलैंड हो जाता है। चलिए कुछ डिस्कशन भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है कि FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 7-2 के अंतर से क्या किया, हरा दिया। इसका आयोजन ओमान में किया गया था। पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन ओमान में किया गया और इसमें भारत की दीपिका सोरेंग को सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी घोषित किया गया। हॉकी 5S हॉकी का एक छोटा प्रारूप होता है, इसमें दोनों टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और मैच कुल जो होता है 20 मिनट का होता है। इसके लिए खेल का मैदान नियमित मैदान के आकार का आधा होता है। नियमित आकार का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 5-5 खिलाड़ी होते हैं, 20 मिनट का यह खेल है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा। कहता है कि भारत, प्रश्न देखिए, भारत और सऊदी अरब के बीच, किसके बीच है, भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हमेशा पूछता है आपसे। सैन्य अभ्यास से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, BPC हो या किसी भी कंपटीशन में यह सवाल पूछा जाता है। कहता है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ कौन सा, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास। नाम क्या है, सदा तनसीक। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सदा तनसीक। पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आयोजित किया गया और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सदा तनसीक जो है सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो भारत और सऊदी अरब हो जाएगा। ये कहाँ पे होता है, 6ठा नंबर सवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन राजस्थान में किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और सऊदी अरब के बीच में जो सैन्य अभ्यास था उसका नाम था सदा तनसीक, जिसका आयोजन राजस्थान में किया गया। पूछा जा सकता है आपसे कि यह अभ्यास जो है 29 जनवरी से शुरू होकर के 10 फरवरी 2024 तक यह संचालित होगा।
इसमें सऊदी अरब के रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 रक्षाकर्मी भाग ले रहे हैं और भारत के ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री के 45 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हैं। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्ययन के अनुसार अध्ययन 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में एक मिनट ओह सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7 नंबर सवाल हो जाएगा आपके लिए। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की गई? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की गई है? किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा में। इसको स्थापित किया गया, उड़ीसा में स्थापित किया गया और यह दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित किया गया आपको उड़ीसा में, जो आप देख सकते हैं। आपको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कहीं पूछ दे, तो उड़ीसा सरकार जो मयूरभंज ज़िले में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रही है। वर्ष 2018 में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित अंतिम अखिल भारतीय बाघ अनुमान जो रिपोर्ट है के अनुसार मेलानिस्टिक बाघ के केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही पाए गए हैं। पूछा जा सकता है कहाँ पे? केवल, क्या पूछा जा रहा है? केवल मेलानिस्टिक बाघ केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। हो सकता है ऐसे ही बीच से भी निकाल करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा, भारतीय महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है दीप्ति शर्मा को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है? 8 नंबर, डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला क्रिकेटर जो हैं जिनका नाम है दीप्ति शर्मा के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य की पुलिस में डीएसपी की पद पर नियुक्ति इनको किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के? तो आप देख सकते हैं किस राज्य के, तो उत्तर प्रदेश के राज्य में इनको पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये पूछा जा सकता है इनका संबंध, दीप्ति शर्मा का संबंध किससे है? तो ये भारतीय महिला क्रिकेटर हो जाती हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया और दीप्ति शर्मा एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थी। और दीप्ति शर्मा जो है आगरा की रहने वाली है, ये आगरा की रहने वाली हैं। इन्होंने दिसंबर 2023 में पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी इन्होंने जीता था। 2023 में, दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा ये आगरा की रहने वाली हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए 9 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। किस राज्य ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है, सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। पूछा जा सकता है किस राज्य ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की नियुक्ति किया गया है? तो ये पंजाब हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाएगा। इसका आंसर है पंजाब हो जाएगा। जैसे कुछ डिस्कशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, पंजाब सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए, सड़क हादसा कम हो इसके लिए उन्होंने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की। और यहाँ पे देखेंगे सड़क सुरक्षा बल के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और सड़क हादसों पर रोक लगाएंगे।
यह काम पंजाब की सरकार कर रही है। सड़क सुरक्षा बल की वाहनों को कर्मचारियों के साथ हर 30 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा। उस क्षेत्र में कोई दुर्घटना होने पर सड़क सुरक्षा बल के कर्मचारी तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाएंगे और यह सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित देश का पहला सुरक्षा बल है। इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यह देश का पहला सुरक्षा बल है जो सड़क हादसों को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये पहल की है, इसकी शुरुआत की है और यह शुरुआत हुआ है पंजाब सरकार के द्वारा। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह देश का पहला सुरक्षा बल है, देश का पहला। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 10 नंबर सवाल हो जाएगा। 10 है पूर्वोत्तर भारत के पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना किस शहर में की जा रही है? किस शहर में की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत के पूछा जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना पूछा जा रहा है, किस शहर में की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ में किया जाएगा। इसका आंसर सी है, डिब्रूगढ़ में किया जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि केंद्रीय आयुष मंत्री देखिए ने असम के डिब्रूगढ़ में, पूछा जा सकता है डिब्रूगढ़ के बारे में, तो यह असम में है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी और यह पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार का यह पहला अस्पताल होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब पहला अस्पताल की बात होगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिब्रूगढ़ में जो स्थापित किया जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार का यह पहला अस्पताल होगा और यह योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा, निवारक स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में बेंचमार्क मानक स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा में वैश्विक प्रचार और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये जो चिकित्सालय जो बनाई जा रही है, अस्पताल जो बनाया जा रहा है, यह पूर्वोत्तर भारत का पहला अस्पताल हो जाएगा। तो यहीं तक हमारा ये सेशन समाप्त होता है। बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग लगातार बने रहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला वीडियो में हम लोग बहुत सारा जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।